सो वेरी गुड आफ्टरनून। आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर 2024 में बिल्कुल अपडेटेड, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन हो, कितना जीएसटी लगेगा, लगेगा भी कि नहीं लगेगा, और अगर लगेगा और अगर मैं एक व्यापारी हूं तो क्या मुझे उसकी इनपुट मिलेगी। ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो हमेशा से ही जो जीएसटी के जानकार हैं उन्होंने यूट्यूब और गूगल के ऊपर सर्च किया है। तो मैंने आज इस पूरी क्लास में आपको सारी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन बताने वाला हूं और उसके ऊपर जीएसटी के इम्पैक्ट भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप बने रहिए एंड तक और सारी चीजें आप लोग यहां पर कंप्लीटली इस क्लास के माध्यम से सीख जाएंगे। पहले हम ये मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो देखिए उसमें एक पार्टी भेजने वाली होती, जैसे मान लो कोई सप्लायर है, ठीक है, जिसने गुड्स की क्या करनी है, सप्लाई करनी है। हो सकता है वो सप्लाई डायरेक्टली करे किसी रेसिपिएंट को, हो सकता है वो सप्लाई किसी बीच में ट्रांसपोर्टर के माध्यम से करे। जो ट्रांसपोर्टर होता है उसे हम जीटीए कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटीए। और एक पार्टी होती है जो मंगवाने वाली पार्टी होती है गुड्स को, उसे हम रेसिपिएंट कहते हैं। ये तो मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। ये भी हो सकता है कि सप्लायर डायरेक्टली कोई ट्रांसपोर्टेशन अपने ही व्हीकल से किसको करे, जीटीए को भेजे कोई गुड्स। ये भी हो सकता है, सॉरी, रेसिपिएंट को भेजे। ये भी हो सकता है कि जो सप्लायर है, हमें पता है कि सप्लायर दिल्ली में बैठा हुआ है, और मान लो मैं उदयपुर का एक व्यापारी हूं, रेसिपिएंट हूं, मैं खुद अपना व्हीकल लेके जाऊं किधर, दिल्ली, और उसकी बिजनेस प्रीमाइसेस से चीजें लेके आऊं और अपनी प्रीमाइसेस में लेके आऊं। तो ये सब चीजें पॉसिबल है। अब मेरे से किसी ने ये इंटरनेट पर, यूट्यूब के किसी वीडियो पर ये कमेंट करके पूछा था कि सर आप सेपरेटली एक फ्रेट के ऊपर, फ्रेट चार्जेस के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, जिसमें आप हमें ये बताइए कि जब जीटीए हमें बिल बना के देता है तो उस बिल में वो फ्रेट चार्जेस या जीटीए सर्विसेज का बिल बना के देता है, तो वो हमसे क्या लेता है, बिल में फ्रेट लेता है, माल भाड़े का चार्जेस लेता है। फिर हम जब वो रेसिपिएंट को अपना बिल बनाते हैं तो हम भी बिल के अंदर क्या जोड़ते हैं, फ्रेट जोड़ते हैं। तो कौन सा फ्रेट हमारे लिए क्या है, ये फ्रेट जो हम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए फ्रेट सर्विसेज एक तरह से क्या होगी, एक्सपेंसेस होगी। और ये फ्रेट जो हम सेल बिल में जोड़ रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगी, इनकम हो गई। अच्छा, उस बंदे ने ये भी पूछा मुझसे कि सर क्या इसका लेजर अलग बनेगा, क्या इसका लेजर अलग बनेगा, और अगर अलग अलग बनेगा तो इस पे कितना जीएसटी में बिल में जोड़ूंगा, इस पे मेरे को जो जीएसटी देना है क्या मुझे उसका इनपुट मिलेगा। ये सारी प्रोविजंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। उससे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए अच्छे से कि कौन से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर कितना जीएसटी लगता है भी कि नहीं लगता है, और अगर लगता है तो क्या रेसिपिएंट जिसको वो पे करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का जो चार्जेस है उस पर उसको इनपुट मिलेगी। तो चलिए सारी चीजें हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं, बने रहिएगा एंड तक। देखिए इस टॉपिक में मैं क्या क्या चीजें आपको बताने वाला हूं। हमेशा ही ट्रांसपोर्टेशन भारत की इकोनॉमी का एक बहुत ही की रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अगर अगर आप सोचिए ना, गुड्स का या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो सारी चीजें वही की वही रुक जाने वाली है। ऑलराइट, तो हमेशा आज की तारीख में जब से जीएसटी लागू हुआ है, एक सिंगल टैक्स, सिंगल मार्केट बना दिया पूरे देश को। आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई चीजें भेजते हैं तो आपको वहां पर वो चीजें इजीली आप सप्लाई कर पाते हैं, सामने वाला इजीली आपसे मंगा सकता है, सिंगल रेट लगती है और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो गया। वरना पहले क्या होता था, बिफोर जीएसटी हर राज्यों के अपने अपने रूल होते थे, हर राज्य अपने एंट्री टैक्स लगाते थे, तो गुड्स का मूवमेंट तब भी होता था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता था, तब भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते थे। लेकिन अब ज्यादा इजी हो गया है, मतलब हमारा एक देश है तो मार्केट भी क्या हो गया, एक हो गया, राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि रोड सर्विसेज पे क्या जीएसटी के रूल है, रेल सर्विसेज पे क्या जीएसटी के रूल है, रेल ट्रांसपोर्टेशन पे, एयर ट्रांसपोर्टेशन पे क्या जीएसटी के नियम है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे क्या नियम है,
अदर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो उस पर क्या नियम है, जो जीटीए हमें सर्विसेज देता है, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी हमें सर्विसेज देती है, उस पर जीएसटी के क्या नियम है। ऐसे भी कोई ट्रांसपोर्टेशन है क्या जिस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। और ट्रांसपोर्टेशन, जब मैं ट्रांसपोर्ट का बिल बनाऊंगा तो एचएसएन क्या होगा उसका बेसिकली, ठीक है। और उसके अलावा क्या एडवांटेज है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के, और इनसे जुड़े हुए सारे जो एफएक्यूज हैं उनके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस तरीके के टॉपिक पर पहले से भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाए, लेकिन आज मैं नवंबर में आपको 2024 में ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ ये चीजें बताने वाला हूं। तो 2024 अगर आप नवंबर में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की सारी रेट्स और प्रोविजंस जानना चाहते हैं तो आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, रोड ट्रांसपोर्टेशन की। अब आप समझिए ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों का होता है। ट्रांसपोर्टेशन कितनी चीजों का होता है, हम दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली करते हैं। पहला होता है गुड्स का और दूसरा होता है पैसेंजर का। किसका, पैसेंजर का। अब जैसे मैं आज उदयपुर से मुंबई जा रहा हूं साहब, फ्लाइट पकड़ के जा रहा हूं, तो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। वाया रेल जा रहा हूं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। वाया बस जा रहा हूं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है। कोई मैंने कैब हायर की है उससे जा रहा हूं, कोई टैक्सी से जा रहा हूं, कोई ऑटो रिक्शा से जा रहा हूं, किसी स्कूटी पे बैठ के जा रहा हूं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो आप समझिए हम ट्रांसपोर्टेशन को भी दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे क्या जीएसटी के नियम है और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे क्या जीएसटी के नियम है। तो दूसरी चीज होती है कि अगर मुझे अपना माल भिजवाना मुंबई, तो मैं वो माल जिस भी वे से, जिस भी तरीके से भिजवाऊंगा वो क्या कहलाएगा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा, याद रखिएगा। तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो तो आपको गुड्स और पैसेंजर दोनों ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी है, याद रखिएगा। और तीसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया होगा वो भी अलग अलग जरिया होगा। रोड ट्रांसपोर्टेशन अलग होगा, इंडिया में रेल ट्रांसपोर्टेशन अलग होगा, एयर ट्रांसपोर्टेशन अलग होगा, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन आपका अलग होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये भी अलग अलग मोड हैं ट्रांसपोर्टेशन के, याद रखिए। तो हम इन पे भी डिस्कस करेंगे कि अगर मैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं तो मेरे को गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी है। फिर अगर मैं रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं तो मुझे गुड्स के और पैसेंजर की बात करनी है। एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मेरे को दोनों पहलू डिस्कस करने, याद रखिएगा। हम इस क्लास में इन सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जीएसटी के इफेक्ट्स देखने वाले, दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए भी और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की। किसकी, रोड ट्रांसपोर्टेशन की, याद रखिएगा। तो देखिए रोड ट्रांसपोर्टेशन भी अलग अलग मोड से हो सकता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन भी अलग अलग मोड से हो सकता है, याद रखिएगा। जैसे आज की तारीख में जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सरकार ने जो आपके लिए पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में, जैसे सरकारी रोडवेज चल रही है, सरकारी बसें चल रही है ना, तो आपको जीएसटी उस पर नहीं लगेगा, नील है। अभी अपन रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई भी व्हीकल से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो गवर्नमेंट की खुद की गाड़ियां लगी हुई है, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। आपने देखा होगा इंडिया में कितने सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी रोडवेज है। जैसे राजस्थान राज्य की राजस्थान रोडवेज है ना, तो हर राज्य के हरियाणा रोडवेज है, दिल्ली रोडवेज है, मुंबई महाराष्ट्र रोडवेज है। तो वो सरकार ने वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो गाड़ियां चला रखी है। तो उस केस में आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस लेते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वाया रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस लेते हैं, तो आप जो टिकट चुकाओगे उस टिकट में आपको जीएसटी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएसटी नहीं लगता। उसी तरह से अगर मैं ऑटो रिक्शा में यात्रा करता हूं, जैसे आप देखिए शहरों में अगर अपने को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं ना। तो अगर हम रिक्शा पकड़ रहे हैं, अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि मीटर्ड रिक्शा होते हैं जिसमें मीटर लगे होते हैं, तो मीटर ऑन किया और आप बैठ गए, अब जब आप उतरोगे तब वो उसका चार्जेस बता देगा। तो मीटर्ड रिक्शा हो गया, ई रिक्शा हो गया। बहुत सारे शहरों में जहाँ पर आज की तारीख में जैसे पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो वहां पर क्या चलते हैं, ई रिक्शा चलते हैं या टैक्सी चलती है। ये सारे आपके एग्जेम्प्टेड होते हैं, इन सर्विसेज पे जीएसटी वो
सप्लायर आपसे नहीं ले सकते। याद रखिएगा, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सर्विस की बात करें, किसकी? तो जो जैसे वो रिक्शा वाला है वो मेरे से 500 रुपए मांगेगा कि सर 500 रुपए हुआ चार्जेस, बट वो हमसे जीएसटी के नाम का पैसा नहीं ले सकता। तो पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, मीटर्ड ऑटो रिक्शा सर्विसेज एग्जेम्प्टेड, ई रिक्शा सर्विसेज एग्जेम्प्टेड, टैक्सी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड। लेकिन याद रखिएगा यहां पर मैं ये सारी जो एग्जांपल बता रहा हूं ये नॉन एसी की एग्जांपल बता रहा हूं, किसकी? और वैसे ये नॉन एसी होते हैं, लेकिन अगर किसी ने एसी रिक्शा चलाया तो फिर भैया वो टैक्सेबल में चला जाएगा। हम ये जो बातें कर रहे हैं ये नॉन एसी की बातें कर रहे हैं, ठीक है? किसकी? नॉन एसी। देखिए अगला पॉइंट में बता भी रखा है कि आप किसी भी वे से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज या आपके जो बसें चलती है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कोच भी चल रहा है, नॉन एसी चल रहा है, मान लो अहमदाबाद से उदयपुर के लिए प्राइवेट कोच चल रहा है, एसी बसें नहीं है, स्लीपर बसें हैं, तो वो भी आपसे जीएसटी नहीं ले सकते। लेकिन अगर एसी बसें हुई तो जीएसटी लग जाएगा, याद रखिएगा। तो ये अभी हम जो बातें कर रहे हैं इन पे जीएसटी, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज पर जीएसटी नहीं लगता है, नॉन एसी बस सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर एसी बसें हैं, याद रखिएगा, तो उस पे आपको जीएसटी लग सकता है। सोचिए वो बस चलाने वाली कंपनी, जैसे श्रीनाथ ट्रैवल्स की बस है, श्रीनाथ ट्रैवल्स की बस में आपने उदयपुर से अहमदाबाद जाना है, अब वो तो कंपनी रजिस्टर्ड है साहब जीएसटी में, वो रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी है। तो आपको टिकट में 5% जीएसटी देखने को मिलेगा अगर आपने एसी बस की टिकट ली है, तो वो ले सकते हैं आपसे जीएसटी। अच्छा सर मैं मेरे बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं, है ना, तो मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले जो मेरा मान लो 1000 रुपए का किराया है, वॉल्वो में जा रहा हूं, 1000 रुपए किराया और उस पर 5%, 1000 का 5% कितना होता है? 50 रुपए जो जीएसटी जा रहा है, मेरे को तो इनपुट मिल जाएगी। एक चीज ध्यान देना, इसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, याद रखिएगा। तो आपको इसकी इनपुट नहीं मिलने वाली, यानी आप जो 1050 रुपए चुका रहे हो और जो 50 रुपए आप अलग से जीएसटी चुका रहे हो जो कि 5% है, आपको इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो सर अगर मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी तो मैं मेरी बुक्स में एंट्री कैसे दिखाऊंगा इसकी? भैया मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो 1000 रुपए आपका बिजनेस का एक्सपेंस बता सकते हो आप उसको अपनी बुक्स में एंट्री करोगे खर्चे के रूप में, है ना, बिजनेस टूर एक्सपेंस क्या डालोगे? लेकिन अब आपको 1000 नहीं डाल के कितनी डालनी होगी? 1050 रुपए से आपको बिजनेस टूर एक्सपेंस करके आप अपना डेबिट कर लोगे और वट एवर द मोड ऑफ पेमेंट आप उसको क्रेडिट करोगे, याद रखिएगा। जीएसटी की इनपुट मिलती तो आप क्या एंट्री करते? बिजनेस टूर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1000 रुपए, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 25 रुपए, इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट 25 रुपए, या फिर इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू बैंक होती है आपकी एंट्री। लेकिन इनपुट नहीं मिलेगी उस केस में क्या करना है, जो जीएसटी का फिगर होता है, आप हमेशा ध्यान देना, जब आपको इनपुट नहीं मिलती है तो आप एक्सपेंसेस की वैल्यू में ही उस जीएसटी के अमाउंट को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, अगर आप उसको अपना बिजनेस का एक्सपेंसेस बता रहे हैं। और अगर आप ये आपका ये कोई पर्सनल टूर है जिसका कनेक्शन कहीं बिजनेस से नहीं है, तो फिर आप इसको ड्रॉइंग बताएंगे। अगर बिजनेस से पैसा दे रहे हो, मान लो आपने अपने करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से जो बिजनेस का है उससे पेमेंट किया, तो ये इट इज योर ड्रॉइंग बेसिकली, बिकॉज इट इज फॉर द पर्सनल यूज, द टूर इज फॉर पर्सनल यूज से, देन आपको 1050 से ड्रॉइंग की एंट्री करनी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि सर विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को एंट्री करनी है, तो टैक्स के अमाउंट का क्या करूंगा? टैक्स का अमाउंट आपकी उस एक्सपेंसेस की वैल्यू में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है, समझ रहे? और अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती तो आप उसको फिर सीजीएसटी या जीएसटी की इनपुट को क्या दिखाते हैं? अलग से दिखाते, और आप अपनी फर्दर जो अगले महीने टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं उसमें से उस इनपुट को क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। ऑलराइट, तो याद रखिएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाया एसी कोचेज, एसी बसेज, रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, किसकी? रोड ट्रांसपोर्टेशन की। तो चाहे मैंने वो टैक्सी हायर की है, चाहे मैंने वो मिनी बस किया है, टेम्पो ट्रैवलर किया है, या फिर किसी तरीके की कोई टूर ऑपरेट करने वाला की कोई व्हीकल मैंने हायर किया है, या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी जा रहा हूं, मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी जा रहा हूं, लेकिन मैंने वोल्वो की टिकट बुक कराई है, एसी बस की टिकट बुक कराई है, तो जीएसटी सामने वाला जो सप्लायर है, जो सप्लायर कंपनी है, जो पीटीए कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को हम पीटीए कहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को हम क्या कहते हैं?
जीटीए कहते हैं। तो जो पीटीए होगा वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो वो हमसे बकायदा बिल में जीएसटी लेगा। बिल मतलब सर वो तो बिल देते नहीं है। अरे यार बिल मतलब टिकट, टिकट भी एक क्या है, बिल ही तो है। तो बिल का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, तो टिकट फॉर्मेट में अगर आपको बिल दिया जा रहा है तो डेफिनेटली आप वहां पर जीएसटी देखेंगे, याद रखिएगा। उसी तरह से अगर आप रेडियो टैक्सी हायर करते हैं, रेडियो टैक्सी क्या होता है, ये कैब जो चलती है आजकल, जो आप ओला उबेर वगैरह की सर्विसेज लेते हैं, इनको रेडियो टैक्सी कहा जाता है। इनकी सर्विसेज भी 5% जीएसटी में आती है बकायदा। तो ये भी आपसे बिल वैल्यू में क्या ले सकते हैं, जीएसटी ले सकते हैं, और आपको जीएसटी का बिल दे सकते हैं, याद रखिएगा। और अगर आपको जीएसटी का बिल दिया है तो इसकी भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने बिजनेस में नहीं मिलती, याद रखिएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। उसी तरह से अगर आपने कोई कार, कोई बसेस या कोई कोचेज रेंटल सर्विसेज पे लिए, रेंट पे लिए, हायरिंग बेसिस पे लिए, तो फिर उस केस में 18% जीएसटी आपको चुकाना पड़ सकता है। सामने वाला आपको रेंट का बिल बना के देगा तो वो क्या जोड़ सकता है, 18% जीएसटी दे सकता है। उसने जैसे आपने बोला है कि भाई हमारा कोई एक फैमिली टूर है और हमें टेम्पो ट्रेवलर 10 दिन के लिए क्या चाहिए, रेंट पे चाहिए, ड्राइव भी हम करेंगे। सामने वाले ने अपनी गाड़ी आपको खाली क्या दी है, रेंट पे दे दी है। उसने बोला कि ठीक है 10 दिन का मेरे को 50,000 रुपए चाहिए। अब वो आपसे जो 50,000 रुपए लेगा, अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी हुई, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या हुई, रजिस्टर्ड हुई, तो वो आपसे 50,000 के बिल में 18% जीएसटी जोड़ के आपको बिलिंग करेगा। उसने स्वयं आपको गाड़ी, आपने उसको हायर नहीं किया, आपने उस गाड़ी को खाली क्या कर दिया, रेंट पे ले लिया, तो रेंट पे जीएसटी कितना है, 18% है, याद रखिएगा। तो इन दैट केस आपको 18% जीएसटी देना पड़ सकता है, याद रखिएगा, आपने रेंट पे कोई व्हीकल परचेज किराए पे लिया है तो। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी रोड ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के केस में। किसके केस में, पैसेंजर रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फॉर गुड्स। किसकी, और ये बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की। अब देखिए गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन भी हम दो तरीके से करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, मान लो अभी अभी मैं बता रहा था कि इस कंपनी को कोई माल अपना कहीं भिजवाना, मुंबई भिजवाना, उदयपुर से मुंबई भिजवाना, तो इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन की है सेल्फ अपने व्हीकल में उस माल को कहां ले जाए, मुंबई ले जाए, या सामने वाली पार्टी को बोलेगा आप आके ले जाइए। तो इनके बीच में डायरेक्टली ही मूवमेंट हो रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो या तो आप सेल्फ लेके जा रहे हो विदाउट एनी जीटीए सर्विसेज, या फिर आप किसको पकड़ रहे हो, किसी ट्रांसपोर्टर को पकड़ रहे हो कि भैया ये माल हमें कहां भेजना है, मुंबई भेजना है। उस ट्रांसपोर्टर को हम जीटीए कहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कहते हैं, वो आपका माल मुंबई लेके जा रहा है। तो या तो आप डायरेक्टली खुद ही अपना माल लेके मूव कर रहे हो, या आप किसी ट्रांसपोर्टर की क्या ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो। तो हम अब इस केस में देखते हैं कि गुड्स के केस में रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे क्या नियम है, याद रखिएगा। तो जीटीए का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टर जो होते हैं जिनके पास खुद के व्हीकल्स होते हैं, वो अपने व्हीकल्स में आपका माल क्या करते हैं, इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, और जो मूवमेंट करते हैं उसका वो आपको बिल बना के देते हैं अपनी सर्विस का। जीटीए आपको एक तरह से क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो अपना सर्विस का आपको क्या बना के देगा, बिल बना के देगा, और आपको उसको पे करना है अपनी आपने जो सर्विसेज उससे ली है वो। और हो सकता है वो जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो वो आपसे जीएसटी जोड़ के बिल दे सकता है। हो सकता है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो हो सकता है वो आपसे जीएसटी लेने के लिए अधिकृत ही नहीं है, ऑथोराइज्ड ही नहीं है, आप ही को जीएसटी सामने से चल के देना पड़ेगा। और ये एक डेंजरस सर्विसेज मानी जाती है, याद रखिएगा। जीटीए सर्विसेज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, और ये मोस्ट सर्चेबल टॉपिक रहा है हमेशा ही, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से। क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता कि यार अगर मैंने किसी ट्रांसपोर्टर के जरिए माल भेजा है तो मुझे क्या करना है, वो सामने वाले ने मुझसे तो जीएसटी का बिल दिया ही नहीं। अच्छा, उसने जीएसटी का बिल नहीं दिया तो कहीं यूं तो नहीं हो रहा है कि आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आने वाली नोटिफाइड सर्विसेज होती है, याद रखिएगा। जीटीए सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, याद रखिएगा। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का क्या कर रहे हो,
मूवमेंट कर रहे हो, किसके जरिए? जीटीए के जरिए। जीटीए का मतलब क्या होता है? एक ट्रांसपोर्टर, याद रखिएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। तो अगर आप कोई अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मूवमेंट कर रहे हो, आपने अपने खेत में कोई गन्ने उगाए साहब, और उस गन्ने को आपको अपने खेतों से, अपने फार्म हाउस से उन गन्नों को शुगर फैक्ट्री तक पहुंचाना है, उसके लिए आपने हायर किया किसको? जीटीए को। ध्यान देना, आपके खेतों में सब्जियां उगती है साहब, आपके खेतों में मक्का उगता है, आपके खेतों में चावल का पैदावार हो रहा है, आपके खेतों, मतलब वॉट एवर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आप उसका मूवमेंट किसके जरिए करवा रहे हैं? अब भैया भले मैं गन्ना भेजूं, या गन्ने का जूस भेजूं, या शक्कर भेजूं, जीटीए अगर अपनी गाड़ी में वो चीजें डाल के ले जा रहा है, तो वो तो बिल में बिल बनाएगा और मेरे से सर्विसेज लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? समझ रहे हो? तो जीटीए क्या करेगा? मेरे को सर्विस दे रहा है तो वो तो अपना चार्जेस मेरे से लेगा। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप मिल्क का मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप सॉल्ट का मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप फूड ग्रेन का मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर यानी देसी खाद का मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर का मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई रिलीफ मटेरियल राहत सामग्री का मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई भारत में डिफेंस इक्विपमेंट का मूवमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें याद रखिएगा, या तो एग्जेम्प्टेड गुड्स मानी जाती है या जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है, सॉरी नील रेटेड सप्लाई मानी जाती है। एग्जेम्प्टेड गुड्स या नील रेटेड सप्लाई, इनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन पर भी जीएसटी की रेट क्या होगी? जीरो ही होगी। याद रखिएगा, कोई भी भारत की जीटीए कंपनी, कोई भी भारत का कोई भी ट्रांसपोर्टर अगर आपके इन प्रोडक्ट का क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, वो आपको जीएसटी इनवॉइस बना के नहीं दे सकता, वो बिल में जीएसटी नहीं जोड़ सकता। बिल तो बना के देगा, चार्जेस तो लेगा अपने, वो बोलेगा कि मेरे को तो 1 लाख रुपए चाहिए क्योंकि मेरे को यहां से यहां तक का 1 लाख मेरा चार्जेस है, वो अपने चार्जेस का आपको बिल तो देगा, लेकिन जीएसटी इनवॉइस नहीं होगा, जीएसटी नहीं ले सकता, क्योंकि जीएसटी इनके ऊपर 0%। हाँ नहीं नहीं, बिल बना के देगा आपको, लेकिन बिल में टैक्स नहीं ले सकता। याद रखिएगा, 0% का मतलब क्या हो गया? बिल ऑफ सप्लाई आपको बना के देगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। टैक्स इनवॉइस में और बिल ऑफ सप्लाई में क्या फर्क है? टैक्स इनवॉइस में सामने वाला आपसे टैक्स जोड़ सकता है बिल में, बिल ऑफ सप्लाई में वो टैक्स नहीं जोड़ सकता। कौन कौन से गुड्स के मूवमेंट पे? किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क पर, सॉल्ट पे, फूड ग्रेन पर, ऑर्गेनिक मैन्योर पर, न्यूज़पेपर पर, रिलीफ मटेरियल और डिफेंस इक्विपमेंट्स के मूवमेंट पर जीएसटी नहीं लगता है। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाया जीटीए इज एग्जेम्प्टेड इन ऑल दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो आज मिलिट्री के कोई इक्विपमेंट्स है जो मुझे यहाँ से उदयपुर से मान लो मेरा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, तो मेरे पास मिलिट्री वाले आए, भैया कि आपको उदयपुर छावनी से ये जोधपुर छावनी ले जाना है हमारा ये माल, तो आप उनके गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो तो आपको जीएसटी नहीं जोड़ सकते आप, है ना। उसी तरह से याद रखिएगा, अगर कोई ट्रांसपोर्टर आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1500 रुपए से कम ले रहा है, कितना? 1500 रुपए से कम, सिंगल कैरीज के अगेंस्ट में। सिंगल कैरीज का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा माल भिजवा रहे हो, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट वो लेके जा रहा है जिसका उसका खुद का चार्जेस कितना है? 1500 से कम, तब भी वो आपसे जीएसटी नहीं ले सकता बिल में। और अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट है, आपने अलग अलग पैकेट, अलग अलग बिल ले जाके पकड़ा है उसको कि साहब मेरा ये 10 पैकेज है, ये 10 बिल के ऊपर मेरा ये माल आपको लेके जाना है, और उस केस में अगर सिंगल कंसाइनमेंट के वो 750 रुपए से कम ले रहा है, तब भी वो आपसे जीएसटी नहीं ले सकता। तो आप समझिए, सिंगल पार्टी के केस में, सिंगल कैरीज के केस में 1500 रुपए की लिमिट है, और सिंगल कंसाइनमेंट के केस में अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट भी है और अगर हर कंसाइनमेंट के 750 से कम के चार्जेस है, तब भी वो आपसे जीएसटी नहीं ले सकता है, 0% में आ जाएगा। याद रखिएगा, आरसीएम तो दूर की बात है, रिवर्स चार्ज तो दूर की बात है, फॉरवर्ड चार्ज में भी आपसे टैक्स नहीं ले सकता ना, आपको देना है, एग्जेम्पशन नहीं है। अब याद रखिएगा, वरना तो आपको इन केसेस के अलावा अगर कोई ट्रांसपोर्टर खुद स्वयं जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, बड़ी कंपनी है भैया, उसका ट्रांसपोर्ट का बड़ा कामकाज है, जीएसटी में वो क्या है, रजिस्टर्ड है, और उसने अगर बिल में आपसे 5% जीएसटी जोड़ा है, कितना? जनरली रोड ट्रांसपोर्टेशन के केस में 5% जीएसटी जोड़ेगा बिल में, जीटीए सर्विसेज के केस में। तो अगर उसने बिल में, जैसे मान लो उसका बिल है 50,000 रुपए का, और अगर उसने बिल में 2500 रुपए का क्या जोड़ा है,
जीएसटी जोड़ा है और उसने 52,500 रुपए का बिल बना के दिया अगर आपको, तो इस 2500 रुपए की आपको इनपुट नहीं मिलेगी, नो आईटीसी। यानी 5% के केस में आईटीसी नहीं मिलेगी, और अगर सामने वाला 12% जीएसटी जोड़ता है तो आपको उसकी इनपुट मिल जाएगी, वो आपके लिए इनपुट सर्विसेज मानी जाएगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट, देखिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है, सर्विस प्रोवाइडर को 20 लाख से ऊपर की टोटल सर्विस रिसिप्ट के केस में उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। बड़ा काम काज है तो 20 लाख तो बहुत ही मामूली बात है। तो जीएसटी में ज्यादातर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड ही होते हैं, आप मान के चलिए, अगर जिसका कामकाज अच्छा है तो। अगर वो ट्रक ऑपरेट कर रहा है, कार्गो ऑपरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि साल भर में 20 लाख का टर्नओवर नहीं होगा क्या उसका, होगा ही होगा। तो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो फिर वो जीएसटी बिल बना के देगा आपको गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के केस में। और जीएसटी बिल में अगर उसने 5% जोड़ा तो आपको इनपुट नहीं मिलने वाली है, और अगर उसने 12% जोड़ा बिल में तो आपको उस 12% जो टैक्स है उसकी क्या मिल जाएगी, इनपुट मिल जाएगी। जैसे अगर ये बिल ऐसे बनाता कि 50,000 प्लस 50,000 का 12% होता है 6,000, यानी 56,000 का अगर ये बिल आता है मेरे पास, तो मुझे इस 6,000 की क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी। 12% के केस में आपको आईटीसी मिल जाती है, और 5% के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलती है। तो इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिली। तो मैं दोनों केसेस में एंट्री बताता हूं आपको। जीटीए सर्विसेज या जीटीए सर्विसेज एक्सपेंसेस मेरे लिए तो खर्चा हो गया, वो उसको जो पैसा मैं दे रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नाम दे सकता हूं, है ना, फ्रेट नाम दे सकता हूं उसको, माल भाड़ा नाम दे सकता हूं, तो जो भी नाम मैं दूं उसको। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अकाउंट डेबिट करूंगा पहले केस में 50,000 से, मतलब 52,500 से, सॉरी नॉट 50,000 से, क्योंकि आईटीसी नहीं मिली। टू बैंक कर दूंगा, उसको मैंने पेमेंट किया मान लो चेक से तो, या ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो। दूसरे केस में मैं क्या एंट्री करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को सिर्फ 50,000 से डेबिट करूंगा, और इनपुट सी जीएसटी को 3,000 से डेबिट करूंगा, इनपुट एस जीएसटी को 3,000 से डेबिट करूंगा, और टू बैंक या टू अगर उधार में है तो उस पार्टी का नाम आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा। जब भी आप पे करोगे तब उसको डेबिट करते हुए बैंक कर दो। सो बेसिकली जब आपको इनपुट मिलेगी तो आपको जीएसटी के लेजर डेबिट करने हैं, इनपुट को डेबिट करना है। और इनपुट अगर नहीं मिल रही, कहीं ब्लॉक क्रेडिट में आ रहा मामला, या इनपुट नहीं मिल रही है, तो उस केस में आपको जीएसटी दिखाना ही नहीं है एंट्री में। एंट्री करने के भी अपने क्या है रूल है, याद रखिएगा। ये दोनों रेट जो दिख रही है वो ऑप्शनल नहीं है, ये दोनों रेट ऊपर बताई गई इन दो पॉइंट को छोड़कर अगर किसी भी चीज का मूवमेंट करोगे किसी ट्रांसपोर्टर के जरिए तो वो आपसे बिल में जीएसटी लेगा, अगर रजिस्टर्ड है तो। अलग अलग गुड्स नहीं है, ये चॉइस है, ये चॉइस आप बताओगे उसको। वो जब आपको बिल बनाएगा, आपको लगता है कि यार मुझे जीटीए ये सामने वाला बिल बना रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि सर 12% जोड़ना, और आपको 12% की क्या मिल जाएगी, इनपुट मिल जाएगी। अगर आपने नहीं बोला और उसने 5% जोड़ा तो आपको उस 5% की इनपुट नहीं मिलेगी। तो ये या तो उसके बिल बनाने वाले पे भी तय करता है कि वो कितना जोड़ रहा है, या फिर आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग वो बिल बनाएगा। दो ऑप्शन है यहाँ पर, दो चॉइस है। फर्स्ट चॉइस में इनपुट नहीं मिलने वाली, दूसरे चॉइस में इनपुट मिलने वाली, ध्यान देना, ठीक है। ये कोई अलग अलग रेटें नहीं है कि भाई ये 5% विदाउट आईटीसी कुछ अलग तरीके के गुड्स पे एप्लीकेबल होती है, 12% विद आईटीसी कुछ अलग तरीके के आती है, वैसा नहीं है। देखिए ये यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि द ट्रांसपोर्टर कैन चूज द रेट बेस्ड ऑन वेदर दे विश टू क्लेम एन इनपुट टैक्स क्रेडिट और नॉट। ऑलराइट, स्पेशल केसेस भी होते हैं कुछ। स्पेशल केसेस का मतलब ये होता है कि देखिए अगर मान लो सोचिए मेरा उदयपुर की, मैं किसी बैंक में जॉब करता हूं, मेरा ट्रांसफर हो गया साहब, बैंक वालों ने मेरा ट्रांसफर जयपुर कर दिया। अब मुझे मेरा पूरा का पूरा वो जो ताम जाम है घर का सामान वो उठा के कहाँ ले जाना है, जयपुर ले जाना है। तो मैंने एक ट्रक वाले को बोला है कि यार मेरा सारा घर का सामग्री ले जाना है। अब वो ट्रक वाला मेरा पर्सनल सामग्री, अब मैं व्यापारी तो नहीं हूं, ये तो मेरा व्यक्तिगत मतलब माल भी नहीं कह सकते हैं इसको अपन, ये तो मेरी व्यक्तिगत एसेट है जो वो इधर से उधर मूवमेंट करेगा। उस केस में वो मुझसे बिल में टैक्स नहीं लगा सकता, याद रखिए, वो मुझे जीएसटी नहीं जोड़ेगा उस केस में। यानी जब आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स तो बोलिए ही मत आप इसको, जब आप अपने हाउस होल्ड एसेट्स का ट्रांसपोर्टेशन अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, हायरिंग व्हीकल्स के माध्यम से किसी जीटीए के जरिए, तो जीएसटी उस केस में नहीं लगने वाला है, याद रखिए 0%। जीएसटी की जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो सिर्फ तभी होगी जब वो ट्रांसपोर्टर किसी व्यापारी का माल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, याद रखिए, ठीक है। दूसरी चीज,
अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन या कोई सीटीपी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है गुड्स का, तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, ध्यान देना, क्योंकि वो उस केस में भले ही वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, पर इस पर बेसिकली जैसे वो स्वयं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अपना खुद का माल लेके क्या कर रहा है, खुद जा रहा है, तो वो भैया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस किससे लेगा? पहली बात है कि मैं मेरा ही माल लेके मैं खुद ही जा रहा हूं, तो मैं किससे लूंगा, या कौन मुझे बिल बना के देगा उसका, कौन मुझसे जीएसटी लेगा? तो वो उस केस में भी एक तरह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपने खुद नहीं वो कॉस्ट बियर की है, मूवमेंट की कॉस्ट, याद रखिएगा। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज क्या होता है, याद रखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे देखिए जीटीए सर्विसेज के केस में जीटीए सप्लायर माना जाता है, और वो अपनी सर्विस जिस बिजनेस को दे रहा है वो बिजनेस रेसिपिएंट माना जाता है, ध्यान देना, जो सर्विस लेने वाला व्यक्ति। अगर जीटीए को टैक्स देना पड़ गया तो इसे हम एफसीएम कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और अगर एक बिजनेसमैन को सामने से चल के टैक्स देना पड़ गया, इसको हम आरसीएम कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और जीटीए सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी भी होती है, याद रखिएगा। कब होती है अभी बातें करेंगे। तो जीटीए कैन ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रजिस्टर्ड होगा तो वो टैक्स लेगा बकायदा, या तो 5% लेगा या 12% लेगा, और वो टैक्स सरकार को देगा। अगर कोई जीटीए आपसे टैक्स नहीं ले रहा है तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपको टैक्स देना है सामने से चल के, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहेंगे। यानी अगर ट्रांसपोर्टर ने आपको जो बिल बना के दिया उसमें उसने जीएसटी नहीं जोड़ा, और अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं जीएसटी में क्या हूं, रजिस्टर्ड हूं, तो मान लीजिए आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, आपको जीएसटी स्वयं को चल के देना पड़ेगा आरसीएम में, याद रखिएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ऑलराइट। अगर नॉन जीटीए रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब आप कोई ट्रांसपोर्टर को हायर नहीं करते, आप किसी की भी सर्विसेज नहीं लेते हैं, याद रखिएगा, तो ऐसे केस में इसका मतलब ये हो गया कि मैं खुद अपना माल लेके जा रहा हूं, या सामने वाली पार्टी आ रही है मेरे प्रीमाइसेस पे, अपनी गाड़ी में माल भरवा रही है और खुद लेके जा रही है, तो उस केस में ऐसी सर्विस, मतलब आप जब किसी की सर्विस ही नहीं ले रहे हो, तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन आपका पूरी तरह से जीएसटी में क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, क्योंकि उस केस में कोई बिल भी तो नहीं बनाओगे आप। ऑलराइट। और सर एक कंफ्यूजन है, मैंने कहा क्या, बोले कि जैसे ए है उदयपुर का, मैंने कहा ठीक है, एक बी है जयपुर का, ओके, एक खुद अपनी गाड़ी में वो माल बी तक भिजवा रहा है, मैंने कहा ओके, तो बढ़िया हो गया नहीं है तो सर, मैंने कहा कैसे, बोले कि सर जीएसटी तो लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने किसी की सर्विस ली नहीं, किसी जीटीए को बीच में हायर किया ही नहीं लगेगा। तो सर ये तो फायदा है, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कोई माल है, मान लो माल की कीमत 1 लाख है, और उस माल को आप खुद लेके जा रहे हो सामने वाली पार्टी के पास, तो आप उस बिल में अपना 20,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का नहीं जोड़ोगे क्या? बताओ, जोड़ेंगे? जब बिल में जोड़ेंगे तो गवर्नमेंट को वैसे ही वो 1,20,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू बन गई, और गवर्नमेंट को इस 1,20,000 रुपए पे टैक्स जाएगा। आप फ्री में तो ट्रांसपोर्टेशन कर नहीं रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहां जोड़ोगे, इनवॉइस के अंदर जोड़ोगे, और इनवॉइस के अंदर जोड़ोगे मतलब वो सप्लाई का पार्ट है, और सप्लाई का पार्ट है तो उस पर तो वैसे ही जीएसटी कैलकुलेट होने वाला है, आप बिल बनाओगे तो गवर्नमेंट को तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पैसा आ ही जाएगा, याद रखिएगा, अगर आप जीटीए सर्विसेज नहीं भी लेते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर पैसेंजर, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सीज, कैब्स, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं वापस से इसको एक बार बता देता हूं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए यात्रा करते हैं, तो चाहे वो बसेस में यात्रा करिए, चाहे मेट्रो में यात्रा करिए, मेट्रो में भी यात्रा पे टैक्स नहीं लगता, याद रखिएगा, ट्रेन में यात्रा करिए, टाइपिकली इस तरीके की जो सर्विसेज है वो जीएसटी में क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया आ जाते हैं, याद रखिएगा। क्राइटेरिया में ये हो गया कि भाई अब एसी है, नॉन एसी है, ये क्राइटेरिया है, याद रखिएगा, ठीक है, इकोनॉमी क्लास है या बिजनेस क्लास है, ये क्राइटेरिया है, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, स्लीपर कोच है, ये क्राइटेरिया बेसिकली। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगर हम बात करें तो जनरली तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन फिर टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है कि अगर आप टैक्सीज और कैब में यात्रा कर रहे हैं तो जीएसटी लग जाना है 5%, याद रखिएगा, कितना लग जाना है, 5% लग जाना, अब इनपुट नहीं मिलने वाली है उसके ऊपर। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन भी होगा ऑपरेटर के पास, अगर ऑपरेटर 12% रेट जोड़ता है ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपको उसकी क्या मिल जाएगी,
इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, याद रखिएगा। तो अगर ऐसे कोई इनवॉइसेस बन रहे हैं और आपने सामने से वाले को बोला कि यार आप 5% मत जोड़िए, कितना जोड़िए, 12 जोड़िए, तो आप फिर उस केस में इनपुट क्लेम कर सकते हैं एज पर द रूल, याद रखिएगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जो कि चाहे वो सरकार उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है, चाहे वो प्राइवेट जो बसेस ओनर हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, वो दे आर टोटली एग्जेम्प्टेड अगर वो नॉन एसी है तो। ऑलराइट, अब ये तो हो गया आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने दोनों क्राइटेरिया बताया आपको, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, रेल सर्विसेज की बात करते हैं। अब रेलवे, इंडियन रेलवे की जो सर्विसेज हम लोग लेते हैं, अब इंडियन रेलवे की हम कौन कौन सी सर्विसेज लेते हैं बताओ? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी लेते हैं, रेलवे से इधर उधर आते जाते हैं, और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी रेलवे देता है, तो हम दोनों सर्विसेज लेते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 2024 का मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपको अभी अपडेट बता रहा हूं कि अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले रहे हैं, यानी पैसेंजर टिकट्स बुक की है आपने, यात्रा टिकट बुक किया है, याद रखिएगा, और आपने चाहे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या थर्ड एसी, या आजकल एसी चेयर कार आने लगी है, चेयर कार आने लगी है, इनमें इन कोचेज में यात्रा की तो 5% जीएसटी आपको उस रेलवे टिकट में नजर आएगा। इनपुट भी आप नहीं ले सकते, याद रखिएगा। लेकिन अगर इनके अलावा आपने जैसे स्लीपर कोच की टिकट बुक कराई, सेकंड क्लास या जनरल डिब्बे की टिकट बुक कराया है, आपने कोई एसी कोच नहीं बुक कराया है, तो उस केस में रेलवे सर्विसेज भी क्या हो जाएगी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। मतलब आपको रेलवे के केस में सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है कि नॉन एसी में जा रहा हूं तो टिकट में जीएसटी नहीं लगने वाला, और एसी में जा रहा हूं तो 5% जीएसटी लग जाएगा और आपको उसकी इनपुट लेने का कोई अधिकार नहीं है, याद रखिएगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट, अब बात ये करते हैं कि अगर रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आप गुड्स के केस में ले रहे हो, सपोज आप माल भाड़ा चुकाओगे रेलवे को, इंडियन रेलवे को, तो याद रखिएगा जैसे अगर आप कोई एसेंशियल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, जैसे आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, नमक का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, या कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो जिसपे ऑलरेडी जीएसटी नहीं लगता, तो इन दैट केसेस याद रखिएगा ऐसी सर्विसेज भी जीएसटी नहीं लगेगा। रेलवे द्वारा आपने वो सर्विसेज ली है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की, तब रेलवे भी आपसे जीएसटी नहीं लेगा, वो अपनी सर्विसेज का बिल बना के देंगे आपको, लेकिन टिकट देंगे वो आपको बाकायदा, बट उस पर जीएसटी क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन अगर आप कोई कार्गो सर्विसेज ले रहे हैं रेलवे की, याद रखिएगा, और आप अपने कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इन दैट केस 5% जीएसटी लगता है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में, ध्यान देना। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी नहीं लेगा रेलवे, लेकिन अगर टैक्सेबल गुड्स की क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ध्यान देना, आपको कोई माल रेलवे से जा रहा है तो उस केस में रेलवे बकायदा बिलिंग करेगा, तो जीएसटी इनवॉइस के साथ बिलिंग करेगा, 5% जीएसटी लेगा, याद रखिएगा। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई व्यापारी अपना माल इधर से उधर भेज रहा है, कौन कर रहा है, व्यापारी माल इधर से उधर भेज रहा है, याद रखिएगा। जैसे आज मान लो मैं उदयपुर का व्यापारी हूं और मैं आगरा के किसी व्यापारी को माल भेज रहा हूं, यानी ये रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या फिर रेलवे आपको टिकट बना के अपना जो चार्जेस का बिल बना के देगा, तो आप तो एक व्यापारी हो सपोज, तो व्यापारी अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ध्यान देना, तो उस केस में आपको 5% जीएसटी रेलवे को देना है ट्रांसपोर्टेशन का, और आप उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मैच कर सकते हैं, आपको आईटीसी भी मिलेगी, याद रखिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाओगे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के केस में, अगर वो B2B ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या व्यापारी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। लेकिन सोचिए अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तब भी रेलवे तो आपको बिल बना के देगा, कितने परसेंट पे, 5% पे, लेकिन सामने वाला जो रेसिपिएंट है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि वो एक कंज्यूमर है, समझ रहे? तो रेसिपिएंट अगर सपोज आपने रेलवे की सर्विस ली, आपका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जीएसटी इनवॉइस रेलवे आपको इशू करेगा, लेकिन आपको उसकी इनपुट नहीं मिलने वाली, ध्यान देना। तो ये हमने देखा है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, जो पैसेंजर और गुड्स दोनों के केस में देखा, यानी कितना परसेंट निकल कर आ रहा है, 5%, या तो एग्जेम्प्टेड या 5%। ऑलराइट, अगला एयर सर्विसेज के केस में अगर सोचिए, क्योंकि भैया बहुत सारा माल हम
वाया एयर भी भेजते हैं, मंगवाते हैं बेसिकली। तो एयर सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें होती है, ठीक है, जिनको आप लंबे समय तक या तो प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, या बहुत कॉस्टली जो चीज़ें होती हैं उनका जो मूवमेंट है हम वो बाकायदा एयर से करते हैं। या हम विदेश से कोई चीज़ें मंगवा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो मूवमेंट भी आप किससे कर रहे हो? एयर से कर रहे हो। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, याद रखिएगा। और एयर ट्रांसपोर्टेशन में भी वापस दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन हो जाएंगे, पैसेंजर और गुड्स। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। कैटेगरी नंबर 1, अगर आपने एयर टिकट्स इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने के लिए ली है तो 5% जीएसटी लगेगा। कितना? 5%। आपको, आप में से ऑलमोस्ट कितनों को ये पता होगा कि जो एयर टिकट्स होती है, तो जब हम एरोप्लेन में यात्रा करते हैं तो उसमें दो तरीके की क्लास होती है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास। तो अगर इकोनॉमी क्लास का एयर टिकट में आप देखिएगा 5% जीएसटी लगेगा, और बिजनेस क्लास में आप यात्रा कर रहे हो तो आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। जब आप उस एविएशन कंपनी को ज्यादा टिकट का पैसा दे रहे हो, जबकि एक ही फ्लाइट में बंदा जा रहा है, तो आप जब उसको बिजनेस क्लास का टिकट ले रहे हो, मतलब ज्यादा पैसा दे रहे हो, तो सरकार भी आपसे ज्यादा पैसा लेगी, याद रखिएगा। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एयर टिकट्स के केस में इकोनॉमी क्लास की टिकट का 5% जीएसटी लगता है, और बिजनेस क्लास की टिकट पर 12% जीएसटी लगता है। और याद रखिएगा ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, किसकी? उसी तरह से अगर आप कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो, जैसे हज यात्रा जा रहे हो, या सरकार द्वारा कोई धार्मिक यात्राएं कराई जा रही है और उसमें आपका एयर टिकट्स हैं, तो उस केस में 5% जीएसटी लगेगा, याद रखिए। सरकार ने सर इसमें क्यों कम रखी? इसमें इसलिए कम रखी कि सरकार चाहती है कि इस तरीके की रिलीजियस ट्रेवल बढ़े, याद रखिएगा। तो 5%। अगर आप कोई एयरक्राफ्ट को रेंट पे लेते हो साहब, अगर कोई एयरक्राफ्ट को, किसी चार्टर्ड विमान को आप किस पे लेते हो? रेंट पे लेते हो, तो ध्यान देना वो विमान कंपनी आपको 18% जीएसटी जोड़ के देगी बिल, क्योंकि रेंटल सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगता है। अब वो रेंटल सर्विसेज आप चाहे वो किसी प्लांट या मशीनरी की हो, कोई फर्नीचर या फिक्सचर की हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो, या इस तरीके की कोई एसेट की हो, आप रेंट पे कोई भी चीज लोगे तो 18% जीएसटी, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन हम गुड्स का कर रहे हैं, कार्गो की तरह हम एयर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, माल भेज रहे हैं, तो भी 18% जीएसटी है, यूनिफॉर्म रेट है, याद रखिएगा। कितना? फ्रेट चार्जेस एयर ट्रांसपोर्टेशन के केस में, या इसको आप एयर फ्रेट नाम भी दे सकते हो। क्या कह सकते हो? एयर फ्रेट पर कितना जीएसटी लगता है? 18% जीएसटी लगता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 18% जीएसटी लगता है तो हम उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं, हम उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और बताई हुई है, फॉर पैसेंजर ट्रेवलिंग फॉर बिजनेसेस, यानी अगर आप बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे हो और आपने जो भी एयर टिकट पे क्या चुकाया? जीएसटी चुकाया, आपको उसकी आईटीसी मिल जाएगी। लेकिन जो पैसेंजर इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको भी मिलती है, ठीक है, उनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। देख, ऑल्सो कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एयर टिकट पर जो हमने जीएसटी चुकाया उसकी क्या मिल जाती है? इनपुट मिल जाती है, याद रखिएगा, आईटीसी मिल जाती है। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे हो और आपने उस एविएशन कंपनी से ड्यूरिंग द जर्नी किसी तरीके की फूड आइटम्स परचेज किए हैं, कोई आपने स्पेयर पार्ट्स परचेज किए हैं, या किसी भी तरीके का कुछ भी आपने कोई इनपुट परचेज किया है, तो आपको उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, याद रखिएगा। उसकी भी क्या कर सकते हो? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर इनको इनपुट क्यों दी जा रही है? क्योंकि सरकार चाहती है कि एयर ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, एयर ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। सरकार चाहती है कि इसको, इस इंडस्ट्री को क्या मिले? बूस्टअप मिले, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। देखिए, ये सब जीएसटी की रेटें जो गवर्नमेंट ने रखी है वो रेटें अलग अलग है। इंडिया में जीएसटी का स्ट्रक्चर देखोगे तो 0.25% से लगाकर 28% तक जीएसटी लगता है, और 28% से ज्यादा भी लगता है। कई सारे केसेस में एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है, जिसको हम सेसेस कहते हैं। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी रखी गई है, वो इन जीएसटी काउंसिल में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने सोच समझ के रखा है कि हमें किन चीजों को बढ़ावा देना है, किनको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है, किनको हमें एग्जेम्प्टेड करना है, कहां हमें इनपुट देना है, कहां हमें इनपुट नहीं देना है, कहां फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स हमें लेना है, कहां रिवर्स चार्ज में लेना है, कहां थर्ड पार्टी में हमें टैक्स कलेक्ट करना है। तो ये सब नियम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग इसके पीछे होते हैं जिन्होंने रूल बनाए हैं।
समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, अगला मैटर है वाटर सर्विसेज का। तो ऑब्वियस सी बात है, गुड्स का और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स के जरिए भी होता है, वाटरवेज के जरिए भी होता है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में याद रखिएगा वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 5% में आती है। किस में आती? दोनों में, गुड्स में भी और पैसेंजर में भी। और याद रखिएगा बट 5% में जरूर आती है, लेकिन बिजनेसेस इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, याद रखिएगा इस तरीके की सर्विसेज। तो 5% आपको जीएसटी बिल मिलेगा जब आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, चाहे वो गुड्स का हो चाहे पैसेंजर का हो, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट बिजनेसेस को इनकी नहीं मिलती, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर कार्गोज, ठीक है। अगर आप रेंटल सर्विसेज लेते हैं, कोई रेंट पे वाटर वेसल्स लेते हैं, तो 18% जीएसटी। बाकी तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कितना, मैं मेरा माल किसी जहाज के माध्यम से भिजवा रहा हूं तो मुझे 5% ही देना, किसी शिप के माध्यम से भिजवा रहा हूं तो 5% ही देना। लेकिन अगर मैंने कोई जहाज या शिप ही किस पे ले लिया, रेंट पे ले लिया, तो उस केस में सामने वाली जो कंपनी है, शिपिंग कंपनी, वो मुझे बिल बना के देगी रेंट का, तो 18% जीएसटी लेगी मुझसे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ अदर सर्विसेज है जिन पे बात करते हैं, जैसे इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है जब ट्रांसपोर्टेशन नदियों के माध्यम से हो, नहरों के माध्यम से हो, तालाब में ट्रांसपोर्टेशन हो, भारत के अंदर के एरियो में, आंतरिक भागों में जो वाटरवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसी सर्विसेज पर भी 5% जीएसटी लगता है, याद रखिएगा। और इन सर्विसेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बिजनेसेस को नहीं मिलती, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसपे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जीटीए क्या क्या सर्विसेज देता है? जीटीए आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तो देता है, आपका माल इधर से उधर ले जाने की सर्विस तो देता है, लेकिन उसके अलावा भी भारत में जीटीए जो है वो आपको लोडिंग अनलोडिंग की सर्विसेज भी देते हैं, कि भैया आपके माल को लोड करना और अनलोड भी हम कर लेंगे। आपको पैकिंग और अनपैकेजिंग सर्विसेज भी देते हैं, जब आप माल इधर से उधर करते हो तो वो खुद अपनी पैकिंग सर्विसेज भी आपको देते हैं, ट्रांसशिपमेंट सर्विसेज भी देते हैं, और टेम्पररी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी आपको जीटीए देते हैं, कि आपका माल आ गया साहब, अब आपको अभी 10 दिन तक माल अपनी फैक्ट्री में नहीं लाना है, तो आप उनके यहाँ पर पड़ा रख सकते हो, तो वो फैसिलिटीज भी देते हैं, जिसको हम गोडाउन सर्विसेज या वेयर हाउसिंग सर्विसेज कहते हैं। तो भारत में अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, आज की तारीख में ऑलराउंडर की जरूरत होती है हर जगह, तो मल्टी यूटिलिटी काम करने लगे हैं सारे बिजनेसेस बेसिकली। तो सिर्फ लाना ले जाना ही नहीं, इस तरीके की सर्विसेज में भी ज्यादातर जीटीएज इंगेज्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं वो जीटीए हमें देते हैं। तो जीटीए के ऊपर जीएसटी के जो नियम है वो बेसिकली 2 तरीके के रूल एप्लीकेबल होते हैं। या तो जीटीए खुद आपसे टैक्स लेवे और सरकार को दे, इसको कहते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज, या जीटीए आपसे टैक्स नहीं ले और आपको टैक्स देना पड़े सरकार को, इसे कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज, याद रखिएगा। तो किन केसेस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होता है, किन केसेस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो कॉमर्स हब उदयपुर का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमर्स हब की, और आपको यहाँ पर सारे वीडियो में उसका लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हर टॉपिक से रिलेटेड, आपको सस्ते कोर्सेज भी मिलेंगे, आपको कॉम्बो कोर्सेज भी मिलेंगे, और बड़े जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी मिलेंगे। तो आप उनको ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं और कंटिन्यूसली हमारी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जीटीए सर्विसेज की, कि भाई किन केसेस में एफसीएम एप्लीकेबल होता है और किन केसेस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस वीडियो का, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को आज दिन तक कंफ्यूजन है, समझ में ही नहीं आता है कि सर फॉरवर्ड चार्ज कब लग रहा है जीटीए में और रिवर्स चार्ज कब लग रहा है। ये सारी चीजें जो है वो 2 तरीके की व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए ध्यान देना, सर्विस प्रोवाइडर तो सारी जीटीए सर्विस में कौन होता है? जीटीए ही होगा जो अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है। सप्लायर कौन है? जो माल भेजने वाला, सप्लायर यानी भेजने वाला कौन है, और मंगवाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, और टैक्स किसको देना है, ध्यान देना, ठीक है। कौन फ्रेट चुका रहा, फ्रेट कौन चुका रहा, ये भी मैटर करता है। फ्रेट यानी माल भाड़ा कौन चुका रहा, चुकाने वाला कौन है,
सामने वाले को, जीटीए को उसका चार्जेस देने वाला कौन है, और फिर जीएसटी किसको देना होगा, जीएसटी किसको देना होगा, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर जीटीए। जो बंदा माल भेज रहा है अपना वो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, और जो बंदा माल मंगवा रहा है वो रजिस्टर्ड डीलर है। इनके बीच में हो रहा है मूवमेंट, और वो मूवमेंट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अब ये जो बिल देगा, याद रखिएगा, ये बिल दे रहा है देखिए रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को, यानी ये अपना बिल किसको बना के दे रहा है, इसको, जो फ्रेट चुकाने वाला है उसी को तो बिल करेगा जीटीए। तो अगर मैन्युफैक्चरर यानी सप्लायर भेजने वाले को ये बिलिंग कर रहा है और वो रजिस्टर्ड है, याद रखिएगा, तो जीएसटी देने की जिम्मेदारी किसकी बनेगी, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर की। इसका मतलब रिवर्स चार्ज। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अगर जीटीए स्वयं कौन होगा, स्वयं जीएसटी में क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, और अगर वो बिल में टैक्स जोड़ रहा है तो फिर ये फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा, वो आपसे ले सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस कंपनी पे डिपेंड करता है, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो बिल में आपसे टैक्स ले रही है नहीं ले रही है। अगर उन्होंने टैक्स लिया तो अच्छी बात होगी, आपको उनको देना है। 5% लिया तो आपको उसकी इनपुट नहीं मिलने वाली, 12% लिया तो आपको उसकी इनपुट मिल जाएगी। और अगर उन्होंने टैक्स नहीं लिया और आपको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू किया, खाली अपनी सर्विस का बिल बना के दिया, टैक्स नहीं लिया, तो भैया 101% रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ जाएगा उस बिल पे। अगर मैंने 5% रिवर्स चार्ज में चुकाया तो मुझे इनपुट नहीं मिलेगी, अगर मैंने रिवर्स चार्ज में 12% चुकाया तो मैं वापस उस टैक्स की क्या ले सकता हूं, इनपुट ले सकता हूं। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा उस ट्रांसपोर्टर के ऊपर। वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो ले सकता है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर तो सीधे सीधे आपके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है। उसकी चॉइस है कि मुझे लेना है या नहीं लेना। ऑलराइट, तो सारा खेल जीटीए के ऊपर आता है, याद रखिएगा। और आप रजिस्टर्ड हो तो मतलब आपको दोनों तरफ से कटना है। कैसे सर, वो रजिस्टर्ड होगा, वो मुझसे टैक्स ले रहा तो मुझे देना है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ और उसने मुझसे टैक्स नहीं लिया तो मुझे सामने से चल के देना है। ऑलराइट, अगला मामला, अगर मेरा जीटीए, देखिए अगर भेजने वाला एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड है, और वो किसको माल भेज रहा है, अनरजिस्टर्ड डीलर को, और जीटीए बिलिंग किसको कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म को कर रहा है, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, फर्म को जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन ये जीटीए पे भी डिपेंड करता है। जीटीए अगर आपसे बिल लेगा तो फॉरवर्ड चार्ज, बिल में टैक्स लेगा तो फॉरवर्ड चार्ज, वो टैक्स नहीं ले रहा तो रिवर्स चार्ज। वो टैक्स तभी ले सकता है जब स्वयं जीएसटी में रेगुलर स्कीम में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, याद रखिएगा। तो ये रिवर्स चार्ज का मामला बन रहा है। अगर जीटीए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिलिंग कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिलिंग कर रहा है, तो इस केस में भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया, याद रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जीएसटी देना है। अगर जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को, देखिए अनरजिस्टर्ड डीलर को क्या दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, याद रखिएगा। अब आप समझिए, सपोज जीटीए, देखिए भेजने वाला एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, मंगवाने वाला एक, माल को मंगवाने वाला एक रजिस्टर्ड डीलर है, और जीटीए बिलिंग भले ही अनरजिस्टर्ड को कर रहा है। इस केस में याद रखिएगा, वो अनरजिस्टर्ड डीलर क्या करेगा, बिल में जो जीटीए चार्जेस है वो जोड़ कर देगा सामने वाले को बिल को, तो वहां रिवर्स चार्ज बन जाएगा। टैक्स मस्ट बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज। अब समझना, मैं हूं अनरजिस्टर्ड, मुंबई की एक पार्टी है रजिस्टर्ड, मुंबई छोड़ो, मुंबई नहीं भेज पाऊंगा मैं अनरजिस्टर्ड होऊंगा तो, क्योंकि इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। जयपुर की कोई पार्टी रजिस्टर्ड, मैंने उदयपुर की किसी ट्रांसपोर्टर को हायर किया कि यार ये माल आपको कहाँ ले जाना है, जयपुर ले जाना है। वो उदयपुर वाला ट्रांसपोर्टर मेरा माल जयपुर ले जाएगा, वो बिल भले मुझे बना के दे रहा है, और वो बिल मुझे बना के दे रहा है तो वो तो मैं जोड़ूंगा अपने बिल में, जो मैं किसको बनाऊंगा, जयपुर वाले को, तो वो जयपुर वाले को उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड। ऑलराइट, उसी तरह से अगर कोई जीटीए किसी कंपनी को बिलिंग कर रहा है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, कंपनी को टैक्स देना, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई जीटीए प्राइवेट इंडिविजुअल को अपनी सर्विस दे रहा है, अभी मैं बता रहा था प्राइवेट इंडिविजुअल, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं मेरी व्यक्तिगत एसेट को इधर से उधर ले जा रहा हूं, तो याद रखिएगा इस केस में वो जीटीए, मान लो यहां पर फ्रेट मैं चुका रहा हूं, माल भाड़ा मैं चुका रहा हूं, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पे वो मुझसे टैक्स नहीं ले सकता।
ऑलराइट, तो ये थी आपकी जीटीए के ऊपर प्रोविजंस बेसिकली। कुछ केसेस में जीटीए सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होती है, या गुड्स एंड कुछ ऐसी मूवमेंट भी होती है जहां पर आपसे जीएसटी नहीं लिया जा सकता है जीटीए द्वारा, या आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कंप्लीटली क्या है एग्जेम्प्टेड है। रिलीफ मटेरियल के मूवमेंट पर पहले ही बता चुके हैं अपन। रिलीफ मटेरियल क्या होता है, जब किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और जब पूरा देश उस आपदा में उस राज्य या उस शहर के लोगों के साथ खड़ा होता है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे केस में क्या होता है, हम प्राकृतिक आपदा केरला में आई है लेकिन मैं राजस्थान से उनकी हेल्प करने के लिए चीजें भिजवा रहा हूं, तो ट्रक वो माल ले लेके जाते हैं, तो वो जो सर्विसेज होती है वो जीएसटी में क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, जीएसटी इनवॉइस नहीं बन सकता उस केस में। मिलिट्री और डिफेंस के इक्विपमेंट लेकर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तब भी आप जीएसटी बिल नहीं देंगे। असेंशियल फूड आइटम्स आप लेके चल रहे हो तब भी आप जीएसटी नहीं लगने वाला। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे जीएसटी नहीं लगने वाला। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं लगता है। अदर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं जहां पर आपने 1500 से कम का चार्जेस ले रहे हो तब भी आप जीएसटी बिल नहीं दोगे, या फिर हाउस होल्ड गुड्स लेके आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तब भी जीएसटी नहीं लगने वाला है, और या फिर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, नॉन जीटीए सर्विसेज, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अपने गुड्स का क्या कर रहा है, स्वयं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तब भी जीएसटी ऐसे केसेस में नहीं लगने वाला है, याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का एचएसएन होता है 9967। क्या होता है, तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन का बिल बनाओगे, फ्रेट का बिल बनाओगे, तो आपको बिल में एचएसएन कोड मैंडेटरी होता है, आपको पता हो तो। B2B इनवॉइसेस के अंदर आपको 4 डिजिट एचएसएन मैंडेटरी, अगर आपका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पे पूरे के पूरे 6 डिजिट, तो ये आपको याद रखना है कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो, किसी तरीके की गलती नहीं हो आपसे, ताकि आगे जाके आपको किसी तरीके की किसी पेनल्टीज वगैरह का सामना करना पड़े। तो ये इसका एसएससी कोड है ट्रांसपोर्ट सर्विस का, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मेरा ट्रांसपोर्ट सर्विस पे जीएसटी लगा है तो क्या मुझे उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट सर्विस पर अगर आपने कोई जीएसटी दिया तो डबल बार टैक्स नहीं लगेगा आपका, एक ही बार लगेगा, मतलब सिंगल टाइम ही आपको। वैसे भी आज की तारीख में मतलब कास्केडिंग इफेक्ट वैसे भी खत्म हो गया है, सिंगल बार ही टैक्स लगेगा, मल्टीपल टाइम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है कई सारे केसेस में, ठीक है, ये तो ठीक है, अब कॉमन पॉइंट्स हैं। कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं जब आप जीएसटी इनवॉइस बनाते हो, तो प्रॉपर आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है, बुक्स मेंटेन करनी है, तो कंप्लायंसेस आपको इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कॉस्टिंग कम हो जाती है, क्योंकि आपको अगर टैक्स लगा है सपोज, और अगर आप वो एक तो कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, बार बार टैक्स नहीं लग रहा है, तो उससे आपका कीमत कम हो जाता है, उसका कॉस्टिंग कम हो जाती है आपके लिए, ठीक है। अगर मल्टीपल टाइम टैक्स नहीं लग रहा है और आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही तब भी आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। सर्टेन एफएक्यूज जो हमने आज इस क्लास में जो भी बातें की है उनके ऊपर, क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हाउस होल्ड गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। एक ट्रांसपोर्टर अपना जीएसटी रिटर्न कैसे भरेगा, भैया देखिए ट्रांसपोर्टर है तो क्या वो इंसान नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है बेचारा, क्या दे रहा है, और ट्रांसपोर्ट सर्विस के बिल बना रहा है, यानी एक सर्विस प्रोवाइडर है। जीएसटी में वो भी रजिस्टर्ड होगा एक ना एक दिन, 20 लाख क्रॉस करने पर रजिस्टर्ड होगा, उसको भी जीएसटीआर 1 भरने, अपनी सर्विसेज के जितने भी पूरे महीने भर में बिल बनाए वो उसको बताना है जीएसटीआर 1 में अपनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करनी, उसको भी इनपुट मिलती है तो वो भी जीएसटीआर 3 में अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा। तो भैया जीएसटी रिटर्न तो ट्रांसपोर्टर को भी वैसे ही भरने होते हैं जैसे एक नॉर्मल व्यापारी को भरने होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर यानी एक सर्विस प्रोवाइडर, और जीएसटी ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लागू होता है। ऑलराइट, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर मैटर अलग है, रजिस्टर्ड नहीं है तो कुछ नहीं करना है, जब रजिस्टर्ड होंगे तब करना सब कुछ। जीएसटी बिल में आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस को कैसे जोड़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही मैं शुरू में जब इस क्लास को स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जीएसटी बिल में आप इसको कैसे जोड़ोगे। देखिए एक चीज बताता हूं, आप समझिएगा। जैसे ये है राम एंड कंपनी, ये सप्लायर है, इनको अपना गुड्स भिजवाना था श्याम एंड कंपनी के पास, ठीक है। तो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं राम किसको, श्याम को, तो ये तो गुड्स का बिल बनाएंगे,
सेल बिल बनाएगा, टैक्स इनवॉइस बनाएगा इसको। लेकिन इसने ये जो गुड्स है वो किसी जीटीए के माध्यम से भेजा। किसके माध्यम से? यानी इसने किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की क्या ली? सर्विस ली। जीटीए ने बोला कि भैया इतना पैसा लगेगा, तो जीटीए आपको अपनी सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। जीटीए क्या कर रहा है? सप्लाई ऑफ सर्विस। ध्यान से सुनना, जीटीए आपको बिल बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जीटीए जितना पैसा आपसे एक्स्ट्रा लेगा आप तो उस बिल में वो वैल्यू ऐड कर लोगे, है ना। अब समझना, मान लो इसने ये माल है 10 लाख रुपए का, और इस माल पे मान लो जीएसटी की रेट है 12%, 12% जीएसटी। तो आप 10 लाख का बिल बनाओगे 12% जीएसटी के साथ। अब वो सामने वाले ने आपको माल पहुंचाने के लिए 30,000 रुपए मांगे। 30,000 कितने मांगे? और हो सकता है उसने आपको बिल भी दिया हो, ठीक है। मान लो 30,000 प्लस 12% उसने भी जीएसटी का बिल दिया आपको, तो 30,000 का 12% कितना होता है? 3600 रुपए, जिसकी आपको क्या मिल जाएगी? इनपुट मिल जाएगी। वो जो बिल है वो आपका इनपुट सर्विसेज का बिल माना जाएगा। आप अपनी बुक्स में उस बिल की एंट्री क्या करोगे? क्या करोगे? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कर दोगे आप 30,000 से। ऑलराइट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट कर दोगे, इनपुट एसजीएसटी डेबिट कर लोगे, क्योंकि इनपुट मिलेगी इस केस में आपको 1800 की। समझना आप। यानी आपने उसको पेमेंट किया होगा अपने किसी अकाउंट से, तो आपने ये एंट्री कर ली होगी। कितनी हो गई ये? 33,600 रुपए की। ये आपकी बुक्स में आप एंट्री करोगे और आपको इन दोनों टैक्स की क्या मिल जाएगी? आईटीसी मिल जाएगी। अब आपको ये भी पता है कि यार ये कॉस्ट तो आपने उसको माल भिजवाने की खुद ने भरी है। आप चाहते हो कि ये कॉस्ट आप बिल में जोड़ो। आप चाहते हो कि बिल में आप क्या जोड़ो? कॉस्ट जोड़ो, ठीक है। तो 30,000 रुपए तो आप जोड़ दोगे, तो आप इस माल को कितने में बेचोगे? 10.30, ठीक है। या फिर आप 10.30 छोड़ो, 10 लाख का गुड्स बताओगे यहां पर कि ये गुड्स है कितने का? 10 लाख का। और फिर आप सर्विस ऐड कर दोगे, फ्रेट, माल भाड़ा आप यहां 30,000 ऐड कर दोगे, क्योंकि आप अपने पॉकेट से थोड़ी दोगे, सामने वाले से ही लोगे। अब सवाल ये बनता है कि इस फ्रेट पर भी तो जीएसटी लगेगा आगे जाके। गुड्स पे तो चलो 12% लगेगा, फ्रेट पे कितना परसेंट लगेगा? तो ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब मैं मेरी किसी सेल बिल में, सेल इनवॉइस में अगर माल भाड़े का पैसा जोड़ता हूं, फ्रेट जोड़ता हूं, तो वो फ्रेट एक तरह से मैं सामने वाले को सर्विस दे रहा हूं। आप अगर सेल बिल में कोई सर्विस का पैसा जोड़ रहे हो तो आप वो सर्विस उसको दे रहे हो, जो कि आपने ली है वो सर्विस, तो आपने उसको अपना खर्चा बता दिया, अब आप उसको फर्दर सप्लाई कर रहे हो। तो आपके इस फ्रेट का जो ग्रुप आप डालोगे, इस फ्रेट का ग्रुप भी आप परचेज डाल दोगे। सॉरी, परचेज क्या? सेल या फिर डायरेक्ट इनकम। पहली चीज तो ये है कि अगर आप इसका लेजर बनाओगे तो इसका ग्रुप क्या डालोगे? डायरेक्ट इनकम डाल दोगे। फ्रेट चार्ज, ठीक है, फ्रेट आपने जो बिल में चार्ज किया है, तो फ्रेट आपको इसका अगर ग्रुपिंग डालना है तो आप इसको या तो सेल डालोगे या डायरेक्ट इनकम डालोगे। और जनरली मैं आपको ये बोलूंगा आपको सेल ही डालना चाहिए, फ्रेट ऑन सेल्स। लेजर का नाम ही क्या देना है? फ्रेट ऑन सेल्स। तो वो आपके लिए सेल ही है एक तरह से, क्योंकि वो सेल बिल में ही क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। और उस पे जीएसटी की रेट क्या होगी? सर इस पे जीएसटी की रेट क्या होगी? तो इसका जो नियम है, ध्यान से सुनना, इसका ये नियम होता है कि जब हम सेल बिल में फ्रेट जोड़ते हैं तो वो, आप तो गुड्स बेच रहे थे और आपने सर्विस का पैसा जोड़ दिया, तो जब आप ऐसे फ्रेट, पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस ये सब जोड़ते हो सेल बिल में, तो ये कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। क्या कहलाती? कंपोजिट सप्लाई। जीएसटी में जब हम एक ही बिल में अलग अलग चीजों का पैसा, अलग अलग चीजें दिखाते हैं, कोई गुड्स दिखा रहे हैं, कोई सर्विसेज दिखा रहे हैं, उसको हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे। और कंपोजिट सप्लाई में हमेशा जो प्रिंसिपल सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई, मेन सप्लाई, उसकी जो रेट होगी जीएसटी की, वही रेट यहां लगेगी। तो यहां पर फ्रेट भी 12% से आपको टैक्स लगाना। जीटीए ना आपसे हो सकता है 5% ही लिया हो,
लेकिन आप यहां कितना जोड़ोगे, 12% जोड़ोगे। याद रखिएगा, सेल बिल में अगर आप फ्रेट के, पैकिंग चार्जेस के या किसी भी तरीके की कोई एक्सपेंसेस के पैसा जोड़ रहे हो सेल बिल में, तो याद रखिएगा जो मेन सप्लाई है उस पे जो जीएसटी की रेट होगी वही रेट लगेगी। अगर मेन सप्लाई 5% वाली है तो इस पे भी 5%, मेन सप्लाई 12% वाली है तो इस पे भी 12%, मेन सप्लाई 18% वाली है तो इस पे भी 18%। याद रखिएगा, है 28% हो गए तो ये भी 28% जड़ेगा क्योंकि कंपोजिट सप्लाई। आप इसमें देखिए 28% मान लो अभी जैसे 12% है, तो ये बंदा क्या करेगा, यहाँ जब जीएसटी जोड़ेगा तो वो 12% जोड़ेगा पूरी वैल्यू पे। ये 10,30,000 पे पूरा 12% लगेगा। सामने वाला जो खरीदने वाला होगा श्याम, उसको ये पूरी इनपुट मिल जाएगी क्योंकि उसने ये पैसा फ्रेट का आपको दिया है, तो ये तो उसके लिए तो एक तरह से सेल का हिस्सा, परचेज का हिस्सा है, उसको पूरी पूरी इनपुट मिल जाएगी। उसने डायरेक्टली किसी जीटीए की सर्विस थोड़ी ली, उसने तो आप ही को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का एक्स्ट्रा पैसा दिया, फ्रेट का एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो उसको तो इनपुट मिलेगी डेफिनेटली। आपके लिए आउटपुट लाइबिलिटी मानी जाएगी, उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मानी जाएगी। याद रखिए, सब आईटीसी मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को जीएसटी इनवॉइस में जोड़ा जाता है ये मैंने बताया आपको। ऑलराइट, ट्रांसपोर्टर की आईडी क्या होती है साहब? अब देखिए, अभी मैंने ये डिस्कस नहीं किया है। ट्रांसपोर्टर की आईडी का मतलब ये होता है कि भारत में 1 फरवरी 2018 से, याद रखना, 1 फरवरी 2018 से ई वे बिल सिस्टम लागू हुआ। कौन सा? यानी गुड्स के मूवमेंट पर आपको ई वे बिल बनाना। और जब आप ई वे बिल बनाते हो तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। बनाते वक्त पार्ट ए में भेजने वाला कंसाइनर, मंगवाने वाला कंसाइनी, डॉक्यूमेंट डिटेल, गुड्स की डिटेल और ट्रांसपोर्टर की आईडी डाली जाती है। पार्ट ए में ट्रांसपोर्टर की आईडी डाली जाती है। अब ये ट्रांसपोर्टर की आईडी क्या होती है ये भी बताता हूं। अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर ही क्या होगा, उसकी आईडी होगा। याद रखिएगा। और अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ई वे बिल पोर्टल पे जाए ट्रांसपोर्टर, और वहां पर वो अपने आप को एनरोल करे। वहां पर ऑप्शन दे रखा है अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के लिए, तो वो वहां पर जाकर अपने आप को क्या करे, एनरोल करें। चलिए मैं बताता हूं आपको। ई वे बिल पोर्टल पे एक ट्रांसपोर्टर जाएगा और स्वयं को क्या करेगा, जैसे देखिए ई वे बिल, ठीक है, ये मैं ई वे बिल पोर्टल पे जा रहा हूं, ई वे बिल gst.gov.in, ठीक है। एक मिनट, मैं इसके होम पेज पे जा रहा हूँ ई वे बिल सिस्टम की। तो ई वे बिल पोर्टल पे जाएं। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, जीएसटी में अभी रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसका उतना टर्नओवर नहीं है, यहाँ रजिस्ट्रेशन में जाएगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा होगा एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर का। इस पे क्लिक करें और यहां से वो अपने ये पूरा फॉर्म भर दें, ठीक है, एनरोलमेंट फॉर्म है ये, तो ये पूरा कंप्लीटली फॉर्म भर दें और यहाँ से वो उसका मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करके जैसे ही वो अपना यूजर नेम सेट कर ले, पासवर्ड डालकर और सेव कर दे, तो उसकी आईडी बन जाएगी। तो जो ये यूजर, जैसे आप अपनी ईमेल आईडी कैसे बनाते हो, वैसे जैसे जो यहाँ यूजर नेम डालेगा वो वही उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी मानी जाएगी। याद रखिएगा। तो ट्रांसपोर्टर आईडी का जो अहमियत है वो ई वे बिल बनाने में है। जब आप ई वे बिल बनाते हो और आप किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से कोई गुड्स भेजते हो तो आप उसकी आईडी डालकर ई वे बिल जनरेट कर लेते हो पहले, और पार्ट बी को आप पेंडिंग रखते हो, और फिर वो ट्रांसपोर्टर जब उस गुड्स का मूवमेंट करता है तो वो खुद पार्ट बी को अपडेट करता है। तो हर ट्रांसपोर्टर को एक तरह से याद रखिएगा, जब वो गुड्स का मूवमेंट कर रहा है तो उसके लिए तो ट्रांसपोर्टर आईडी होना बहुत जरूरी है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर तो उसका जीएसटी नंबर ही उसकी आईडी है, लेकिन अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ई वे बिल पोर्टल पे जाके वो स्वयं को एनरोल करे और वहां से वो एक आईडी बनाए अपनी, और फिर वो अपने क्लाइंट्स को, जिनका वो माल लाता ले जाता है, उनको वो अपनी आईडी कम्युनिकेट कर ले कि ये मेरी आईडी, आप तो ई वे बिल बना देना, इसका पार्ट भी मैं खुद अपडेट कर दूं। सो ट्रांसपोर्टर आईडी क्या होती है? ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल पोर्टल पर आईडी बनानी होती है जिसके माध्यम से वो गुड्स का क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कर सके और सामने वाली पार्टी एक तरह से उसकी आईडी डालकर ई वे बिल बना सके। ऑलराइट, क्या प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? नहीं है। वैसे तो यहां लिखा हुआ भले ही है कि है,
ऐसा नहीं है, जब तक कि वो एक्सीड नहीं कर जाए अपनी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को। और टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 20 लाख पर एनम। ट्रांसपोर्टर को 20 लाख से ज्यादा के जब तक वो अपने ट्रांसपोर्टेशन बिल नहीं बना देता है कस्टमर को, तब तक उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं। छोटे ट्रांसपोर्टर को नहीं जीएसटी में रजिस्टर होना है, बड़े ट्रांसपोर्टर को होना है जिनका टर्नओवर इससे ज्यादा। व्हाट आर द रूल्स फॉर जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट? तो इसके अलग अलग रूल है। अब इसके रूल को समझने के लिए ही हमने इतनी लंबी चौड़ी रामायण गाई आज कि भैया रोड ट्रांसपोर्टेशन के नियम अलग है, रेल ट्रांसपोर्टेशन के नियम अलग है, शिप से ट्रांसपोर्टेशन के नियम अलग है, एयर ट्रांसपोर्टेशन के नियम अलग है, उसमें भी फिर गुड्स के नियम अलग है, सर्विसेज के अलग है, उसमें भी वापस क्राइटेरिया है ना, कि एसी है, नॉन एसी है, इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास है, स्लीपर क्लास है, एसी कोचेज हैं। तो सब कुछ बहुत डिटेल में आपको आपने आज इस क्लास में देखा है बेसिकली। सो इतना आसान नहीं है इस सवाल का आंसर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैव डिफरेंट जीएसटी रेट्स? यस यस, हर तरीके की सर्विसेज की जीएसटी रेट क्या होती है? अलग अलग होती है। कौन जीएसटी चुकाएगा जब वो जीटीए को हायर करेगा? देखिए, जीएसटी कौन चुकाएगा जब आप जीटीए को हायर करोगे? देखिए, पहली बात यह है कि अभी हमने ये डिस्कस किया है कि अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लेने लग गया और देने लग गया सरकार को, तो फिर जीटीए देगा उसका जीएसटी का पैसा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का। लेकिन अगर जीटीए आपसे टैक्स नहीं ले रहा है तो आपको देना पड़ सकता है। कौन कौन से चार्जेस में? रिवर्स चार्जेस में, याद रखिएगा। ऑलराइट, दीज आर सम एग्जांपल्स वेयर अगर आप एज अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आपने जीटीए की सर्विस ली है तो आपको रिवर्स चार्ज में देना मैंडेटरी है। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी ऐसी रेसिपिएंट को जीटीए सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है? अगर कोई फैक्ट्री है जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड है या रजिस्टर्ड है, अगर कोई सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, या कोई कॉर्पोरेट बॉडीज या एस्टेब्लिशमेंट है, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, या कोई सीटीपी है। सीटीपी कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये सीटीपी का, जीएसटी में, याद रखिएगा। इसको मात्र 90 दिन के लिए जीएसटी नंबर मिलता है। 90 डेज के बाद वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। ऑटोमेटिक मतलब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। सीटीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है ताकि व्यापारी जो किसी एक राज्य में रजिस्टर्ड होते हैं और दूसरे राज्य में टेम्पररी बिजनेस करने के लिए जाते हैं, उनको उस राज्य में सीटीपी के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो इन अगर ये लोग जीटीए की क्या लेंगे? सर्विस लेंगे, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, इनको ही जीएसटी देना पड़ेगा जीटीए सर्विसेज पे। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप कमेंट भी करिए, अपने पसंदीदा टॉपिक मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उन पे वीडियो बनाकर आपको आने वाले समय में पोस्ट करूं। और थैंक यू सो मच।